यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई छांगुर की आलीशान किले नुमा कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि छांगुर की यह कोठी इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए जेसीबी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने अपनी इस मजबूत कोठी में 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक की मोटी मोटी सरिया लगवा रखे हैं। इसका कंक्रीट मटेरियल भी ऐसा इस्तेमाल किया गया जो आमतौर पर ब्रिज और पुल निर्माण में प्रयोग होता है। इसी के चलते बाबा की कोठी बेहद मजबूत है, जिसे तोड़ने में बुलडोजर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी सुमित श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए। सुमित, आज तीसरा दिन है जब छांगुर की कोठियां तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है। कहां तक कार्रवाई पहुंची है, कितना समय और लगेगा और क्या इसकी कोई और भी अन्य संपत्तियों का पता लगा है? सुमित, क्या जानकारी है? बिल्कुल विकास, आपको बता दूं कि कल से ही कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है और उसके जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जद्दोजहद से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि बहुत मजबूत प्रॉपर्टी उसने बना रखी थी। ये उसकी प्रॉपर्टी केवल एक नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टी है। उस पर सबकी नजर, मतलब यूपी एटीएस ने जैसे 7 दिन का रिमांड मिला है, तो ये पूछताछ की जा रही है कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। बलरामपुर ही नहीं, बलरामपुर के अलावा भी काफी जगहों पे है। आपको बता दूं कि इसके बारे में और भी खबर सामने आई है। ये जब इसने 2 लोगों का धर्मांतरण किया था जो पहले सिंधी हुआ करते, तब इसके साथ इसका सहयोग कर रहे हैं धर्मांतरण के लिए, जिसका नाम है नीतू उर्फ नसरीन है, उसका पति नीरज वो रोहरा भी है। तो ये दोनों भी इसके साथ इसके कारनामे में शामिल थे। आपको बता दें कि ये जब इसके बेटे को गिरफ्तारी हुई थी, जो छांगुर की उसके बेटे की जब गिरफ्तारी महबूब की हुई थी, तो इसके पीछे एटीएस लग गई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए। तो 70 दिनों तक लखनऊ के विकास नगर के होटल में छिपा पड़ा था ये। तो आपको बता दूं कि ये इसके पीछे जो है, हम कह सकते हैं कि एक इस्लामिक देशों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फंडिंग उसको वहीं से आ रही थी। कुछ सामाजिक संगठनों के नाम से इसने 2 बैंकों में अपने अकाउंट खोल रखा था, जिसमें 8 अकाउंट इसके खुले हुए थे। तो उसी से उसका ट्रांजैक्शन होता था, जो लेन देन होता था। जो पहला ट्रांजैक्शन उसका हुआ था वो 6 लाख रुपए के आसपास का हुआ था। तो जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे कि इसी 2 बैंक के खातों से हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी केवल बलरामपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हो सकती है। तो यूपी एटीएस इसको खंगाल रही है, इसका पता लगा रही है। जैसे ही पता लगता है उसकी प्रॉपर्टी को जद्दोजहद, मतलब इसके बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, उसको तोड़ा जाएगा। तो पिछले 2 दिनों से ये कार्रवाई चल रही है और इसके बलरामपुर में तो ध्वस्तीकरण हो भी चुका है, अभी और भी होना बाकी है। निश्चित तौर पर सुमित, ये बड़ी कार्रवाई जो है लगातार चल रही है, लेकिन जरा ये बताइए, छांगुर ने किस तरह से अपना साम्राज्य बनाया? कैसे एक समय ऐसा था कि जब ये पैसे के लिए तरसता था और आज इतने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बनाई? जरा विस्तार से दर्शकों को वो भी बताइए सुमित। देखिए, मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा। जब ये एक भिखारी की तरह अजमेर में भीख मांगता था, उस टाइम पे ये एक बाबा के नाम से जाना जाता था। और वहां पे 2 सिंधी पहुंचे थे, 2 सिंधी, जो जिसमें एक नीतू है, उसका पति नीरज। ये काफी बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके पास काफी प्रॉपर्टी और पैसे हुआ करते थे। तो सबसे पहला काम इसने यही किया था कि इनका धर्मांतरण कराया था, इनको अपने चंगुल में फंसाया था। और आज की डेट में ये दोनों इसके साथ काम कर रहे हैं धर्मांतरण के लिए, और इसके साथ इसके कारनामों में अपना हाथ बटा रहे हैं और पैसे की उगाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो इसका सिंडिकेट है, सिंडिकेट में इनको एक टारगेट दिया गया है। टारगेट क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और सरदार की लड़कियों को अगर ये धर्मांतरण करते हैं तो 15 से 16 लाख रुपए मिल जाते हैं। अगर दलित लड़कियों का इसका धर्मांतरण करते हैं तो 10 से 12 लाख लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह से पैसों का डिवाइड किया गया है, कि जिस लड़कियों का धर्मांतरण करना उस हिसाब से उसको कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये मानसिकता दर्शाती है। और अच्छा, यही एक चीज नहीं है, इसने एक किताब भी रखी है, उस किताब का नाम है सैयद तैयबा करके किताब लिख रखी है। उस किताब को ये बंटवाता था आसपास के इलाकों में, तो जिसमें धर्मांतरण से लेके जिहादी कारनामे और बहुत सारी चीजें हैं जिसको उसके लोग पढ़ते थे और उसको अमल करते थे, उसके साथ वो आगे बढ़ते थे। किताब हो गई, सामाजिक संगठनों के नाम से इसने बैंक खाते खुलवा रखे थे। 2 बैंक में 8 खाते खुले थे। हर एक बैंक खाते में इसके इतने पैसे थे कि जिस तरह से इसने टारगेट डिसाइड कर रहा था, उस टारगेट के हिसाब से इसको पैसे मुहैया करा रहा था। और एक बैंक खाते में, अभी पता भी चला था सूत्रों से, कि एक बैंक खाते का ट्रांजेक्शन बाहर की कंट्री से विदेशी फंडिंग हुई थी, उसमें ट्रांजेक्शन हुआ था 6 लाख के आसपास का। डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, अभी ये जानकारी नहीं है, लेकिन हुआ था। तो आप
कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वहां से इसको फंडिंग मिलती थी, और फंडिंग जो मिलती थी वो अब 0 से लेकर 100 करोड़ पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कितनी लंबी चौड़ी रही होगी। जो 2 लोगों को धर्मांतरण किया, आज वो 2 लोग कई लोगों को कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इसका सिंडिकेट फैल चुका है कि आपको बताते कि 10,000 से ऊपर इसने धर्मांतरण कर दिया है। ओ वाकई, और हम ही एक ऐसे चैनल थे जिसने सबसे पहले छांगुर तथा कथित वावा का भांडाफोड़ किया था, एक्सपोज किया था। किस तरह से हमने जो खबर दिखाई उसके बाद क्या असर हुआ, बहुत जल्दी से ये और बता दीजिए सुमित, क्रम बाय क्रम। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया कि जब हमने डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने जब इस खबर की पुष्टि की और अपने शो में इस खबर को चलाया था, प्राथमिकता से चलाया था, तो उस समय किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि ये होगा। लेकिन जब ये परत दर परत खुलती गई तो सुदर्शन न्यूज की खबर को मुहर लगी, और आज की डेट में सारे न्यूज चैनल उसको चला रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय मैं जहां पे हूं यहाँ पे सारे चैनल के लाइव क्यों इसी धर्मांतर के ऊपर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश का। तो ये कह सकते हैं कि जब सुदर्शन न्यूज किसी खबर की पुष्टि करता है तो उस खबर के तह तक जाता है, और वो ऐसे ही किसी खबर की पुष्टि नहीं करता है, उसके पीछे कोई ना कोई हाथ होता है। तो निश्चित तौर पर सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस खबर को हम दिखाते हैं उतनी जिम्मेदारी के साथ हर एक पहलू आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।